हाँ बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। कूलम्ब फ्लो जो होगा दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है, जिसमें सपोज करो दो चार्जेस है Q1 Q2 जो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फ्लो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, हमें साइन नहीं लेना है। एंड द सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने पर जो इक्वेशन आएगी मेरे पास वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। करेक्ट। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। नाउ इन SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को जनरली हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है मीडियम में। ठीक है। अगर हम बात करें इन एयर एप्सिलॉन आर या फिर K इज इक्वल टू 1, तो K की जो वैल्यू हो जाएगी K का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है। ये एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करने पर ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। करेक्ट। तो ये क्या होता है बेटा हमारे पास कूलम्ब फ्लो। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, अगर मैं एयर की बात करता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। करेक्ट। ये जो K मैंने यूज किया है ये वाला K बेटा, ठीक है। ये K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। करेक्ट। ये हमारा क्या बन गया, कूलम्ब फ्लो इन एयर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस न्यूटन में। अगर मीडियम होगा, ये एयर में आया फोर्स, अगर यही फोर्स मैं मीडियम में फाइंड करूंगा तो मीडियम में फॉर्मूला क्या बनेगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर K डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मीडियम में फोर्स आ गया। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्जेस के बीच में हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब बेटा यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम्ब फ्लो होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहला पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो यही हो गया कि जो चार्जेस होते हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा है वो चार्जेस कैसे होने चाहिए बेटा, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। सेकेंड, ये दोनों जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मूविंग चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ रेस्ट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल हो। इतना क्लियर। थर्ड, सपोज अगर मेरे चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं है तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या आएगी, पॉइंट चार्जेस, अगर मेरे चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं होते, बड़े चार्जेस होते हैं, नाउ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन साइज ऑफ चार्ज। हम उन दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्ज तभी ट्रीट कर पाएंगे जब दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होना चाहिए किससे, दोनों चार्जेस की साइज से। करेक्ट। तो अब तब इनको हम पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हो, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कह रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। तो जनरली फॉर्मूला जो बना, दिस इज K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। हमने देखा फोर्स इन एयर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एंड फोर्स इन मीडियम 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 डिवाइड बाय K, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिए ना। फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, K ऊपर चले आएगा तो यहाँ K। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर एंड मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो जनरली ये रिलेशन बहुत जगह यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इस पे बेस्ड छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस किस तरह से होंगे देखें।
सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट सपोज मुझे दो चार्जेस गिवन है। फर्स्ट चार्ज Q1 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो स्मॉल चार्ज की यूनिट होती है माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। सेकंड जो Q2 है वो -2 माइक्रो कूलम, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि अगर दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। तो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू सेम होगी। अब पूछा गया है अगर इनके बीच का डिस्टेंस r = 10 सेंटीमीटर 1 मीटर लेते हैं, 1 मीटर है, तो बताइए कितना अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन जो फोर्स की वैल्यू आएगी बेटा कितनी आ जाएगी, k Q1 Q2/r²। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया जाए, इसका मतलब वो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं। नाउ एयर में k की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 1, माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया कूलम में, Q2 की वैल्यू 2 लिखना है, माइनस नहीं। मैंने पहले बताया था यहाँ पर चार्ज का साइन ही लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इंटू 10⁻⁻⁶ k Q1 Q2/r², 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा मेरे पास, -6 -6 -12 से +9 गया, कितना बचा -3, तो 10⁻⁻³ इधर आ गया, 9 2 18, तो 18 × 10⁻³ कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, अब चेंजेस क्या करेंगे, फोर्स पूछा था Q1 Q2 R गिवन था, अब फोर्स गिवन होगा R पूछा होगा, फोर्स गिवन होगा Q1 Q2 R गिवन होगा, तो Q2 की वैल्यू पूछी जाएगी। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज किया जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है देखें, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। क्वेश्चन इस तरह से है कि पहले हम टॉपिक कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन जो होगा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब सेम बेटा जो फोर्स की वैल्यू होती है वो वेक्टर फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जाती है। हमें पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके वेक्टर फॉर्मेशन भी होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होगा। कैसे क्या आएगा देखें, ये हम ऑलरेडी ग्रेविटेशन में कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि ये x, ये y और ये z एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस, करेक्ट। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू Q1 है, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने Q2। अच्छा, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम R1 वेक्टर मान लेते हैं, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम R2 वेक्टर मान लेते हैं ना। फोर्स जो है वो Q1 Q2 पे अप्लाई कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है बेटा, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा इधर। नाउ दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं R वेक्टर मान लेता हूँ, बट मुझे R वेक्टर गिवन नहीं, मुझे R1 R2 पता है, तो मुझे मेरा जो आंसर है वो R1 और R2 के टर्म में होना चाहिए। चलिए, तो जनरली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, वेक्टर नहीं लगा, स्केलर फॉर्मेट होता है K Q1 Q2/r²। मुझे इसी फोर्स को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, बट कंडीशन क्या है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, नहीं फोर्स की डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए। मतलब अगर फोर्स की डायरेक्शन विदाउट वेक्टर इधर है तो वेक्टर के बाद भी यही होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर 5 न्यूटन था तो वेक्टर अप्लाई करने के बाद भी 5 न्यूटन ही होना चाहिए। अब वो कैसे समझो, अगर मैं इसमें एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर 5 ही आना। तो इतना तो कंफर्म है कि मुझे इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए, अब यूनिट वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन सेम, तो मैं अगर यहाँ आर कैप का मल्टीप्लाई कर दूं, कैप का मतलब मैग्नीट्यूड 1 और कैप में डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा F21 = K Q1 Q2/r²। आर कैप का मतलब होता है आर वेक्टर बाय मोड ऑफ आर, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू K Q1 Q2/r² इंटू r³ इंटू आर वेक्टर। अब मुझे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल अप्लाई कर रहा हूँ। A + B = r वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, 11th में पढ़ा था हमने।
तो A R1 वेक्टर है, B R वेक्टर है और R2 जो है वो R वेक्टर है। तो ये A प्लस बी इक्वल टू R। मुझे R वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो आंसर इज R2 माइनस R1। मुझे R वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए विच इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये दोनों वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। तो ये हमारा क्या बना बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, चल तो ये हमारा कूलम्ब लॉ खत्म हुआ। यहाँ पर कूलम्ब लॉ में हमने सबसे पहले जो आज हमने पढ़ा, एक बार मैं बेसिक रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, उन स्मॉलेस्ट वैल्यू पर मास कितना होता है। जब हमने पढ़ा था चार्ज की प्रॉपर्टीज कितनी क्या होती है, चार्ज की हमने प्रॉपर्टीज 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। करेक्ट, प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमने प्रॉपर्टीज पे एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा था। कूलम्ब लॉ के हमने 2 फॉर्म पढ़े थे, एक स्केलर फॉर्मेट, दूसरा वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो जनरली बेसिक कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे चार्ज क्रिएट करने की मेथड आ सकती है। छोटा टॉपिक आप 10th में पढ़ चुके थे, फिर भी उनका रिवाइज करवा देता हूँ, इतना जरूरी तो नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी हाउ टू क्रिएट चार्ज। तो जनरली चार्ज क्रिएट करने की हमारे पास 3 मेथड होती है। सबसे पहली जो मेथड होती है दिस इज कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, मेरे पास एक बॉडी होती है, यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है। ये बॉडी सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है। अगर मैं इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता तो होता क्या है बेटा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल। इनडायरेक्टली ऐसा मान लो, जहां चार्ज है वहां से फ्लो होगा, जहां चार्ज नहीं वहां पर फ्लो होगा। ठीक है, तो बाद में क्या हो जाएगा, इस पर भी चार्ज रहेगा और इस पर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो क्यों हुआ, ड्यू टू कनेक्शन। तो अगर कनेक्शन के थ्रू चार्ज डेवलप होता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन मेथड। कौन सी मेथड की जाएगी इसे, कंडक्शन मेथड। ठीक है, ये हुआ कंडक्शन मेथड। सेकंड जो मेथड होता है यहाँ पर कंडक्शन के बाद, वो होता है सेकंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड या रबिंग मेथड। इसमें क्या होता है, सपोज करो कि मेरे पास 2 न्यूट्रल बॉडी है, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल। अगर इन दोनों न्यूट्रल बॉडी को मैं रब करूंगा तो हमें पता है अगर हम हमारे हाथों को रब करते हैं तो हाथों में हीट डेवलप होते हैं ना, हीट इज एनर्जी। सिमिलरली अगर इन दोनों बॉडी को हम रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, इन दोनों बॉडीज के बीच में हीट डेवलप होगा और वो जो हीट होगा वो किसी भी एक बॉडी पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके दूसरी बॉडी पे सेंड कर देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चले गए तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों डेवलप हुआ बेटा, ड्यू टू रबिंग या ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जब फ्रिक्शन से कोई चार्ज डेवलप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, चलिए सिमिलरली तीसरा जो हमारा मेथड होगा यहाँ पर वो क्या होगा बेटा, इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड में किस तरह से किया जाएगा देखें, मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज बॉडी होगी और एक न्यूट्रल बॉडी होगी। इंडक्शन मेथड में ये दोनों जो बॉडी एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए काफी। सपोज करो कि ये प्लस चार्ज है इस पर और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो प्लस वाली चार्ज वाली बॉडी होगी इस पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होगा, होता क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी। जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, तभी न्यूट्रल है। बट ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट होकर यहां जाते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिमेनिंग यहां बच जाता है। बट अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। मैं चाहता हूं कि ये कंप्लीटली नेगेटिव हो जाए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव पोर्शन होता है इसको हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर चला है। नेगेटिव क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होकर आता है, इसलिए वो नहीं जाएगा। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा, नेगेटिव यही बना रहेगा। उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे,
फिर नेगेटिव पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से पहले ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल थी, बाद में इसको हमने चार्ज कर दिया। तो इस तरह से हम चार्ज को क्रिएट करने के लिए या तो कंडक्शन या इंडक्शन या फिर फ्रिक्शन वाली मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ के आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है।